स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज हम प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी अपने आप में काफ़ी बड़ी यूनिट है। इसमें 5 चैप्टर्स आते हैं, जैसे कि मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो इस पूरी यूनिट के अंदर 5 चैप्टर्स आते हैं, तो इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। नीट एग्जाम में मिनिमम 6 क्वेश्चन और मैक्सिमम 8, 10 और 12 क्वेश्चंस तक भी पूछे जा सकते हैं। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जैसे कि मिनरल न्यूट्रिशन, उससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। फोटोसिंथेसिस से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, रेस्पिरेशन से बनेगा और आपके ट्रांसपोर्टेशन से बनता है। तो कुछ चैप्टर्स में से भी टॉपिक ऐसे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्लास्टिसिटी। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से प्लास्टिसिटी एक जो टॉपिक आपको दिया हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स में से भी 1 या 2 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अब, क्योंकि हमने यहाँ पर सारे चैप्टर एक साथ लिए हैं क्वेश्चंस के, क्योंकि ये सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो सभी चैप्टर के क्वेश्चन एक साथ ले लिए हैं ताकि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में इंटर रिलेशन आप कर पाएंगे और उसी के साथ साथ टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ये फिगर दिया हुआ है और ये एनसीईआरटी का फिगर है। इसमें आपको मैच करना है यहाँ पर कौन सा ट्रांसपोर्टेशन किससे मैच हो रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसमें ये ए वाला जो है इसका एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। जब एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो इसे हम कहते हैं यूनिपोर्ट। ठीक है, हम इसे कहेंगे यूनिपोर्ट। ये आपके लिए यूनिपोर्ट है। आप देखिए डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है तो इसे हम कहेंगे एंटीपोर्ट। इसको अपोजिट भी बोल सकते हैं, इसे कहेंगे एंटीपोर्ट। और दोनों एक साथ हो रहे हैं तो इसे हम कहेंगे सिम्पोर्ट। अब आप मैच कर लीजिए कि आपकी मैचिंग यहाँ पे फर्स्ट से हो रही है या सेकंड से हो रही है या थर्ड और फोर्थ से हो रही है। तो इसकी मैचिंग आपकी हो रही है फर्स्ट से। ए आपका यूनिपोर्ट है, बी आपका एंटीपोर्ट है और सी आपका सिम्पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विसरण की दर। विसरण तो आपको पता ही होगा, विसरण क्या होता है? अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गमन। ठीक है, यही होता है विसरण, या फिर अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ। तो ये आपको पता होना चाहिए विसरण क्या है, परासरण क्या है, अगर आप यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे एक फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं इसके ये चैप्टर। जैसे कि ये चैप्टर आपका ट्रांसपोर्टेशन का है, तो ट्रांसपोर्टेशन के फंडामेंटल पहले क्लियर होने चाहिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। लाइक ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर क्या होता है, वॉल प्रेशर क्या होता है, तब जाके ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। तो पूछा गया है कि विसरण की दर इसमें से सभी से प्रभावित होगी सिवाय ताप से, दाब से, ऑक्सीजन से या सांद्रता प्रवणता से। तो विसरण की दर किससे प्रभावित होती है? विसरण की दर ताप से भी प्रभावित होती है, दाब से भी होती है और सांद्रता प्रवणता से भी होती है, लेकिन ऑक्सीजन से प्रभावित नहीं होती है। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, विभिन्न परिवहन प्रक्रियाओं की तुलना नीचे दी गई है। यहाँ पे आपको बताया गया है सरल विसरण के बारे में, मतलब सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के बारे में आपको बताया गया है। सेकंड, आपको सुसाध्य विसरण के बारे में बताया है। सुसाध्य विसरण का मतलब यहाँ पे आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में बताया गया है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में बताया गया। थर्ड, आपको बताया गया है सक्रिय परिवहन, मतलब आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे गुण लिखे हुए हैं और आपको मैच करना है कि कौन सा गुण यहाँ पे सही मैच किया हुआ है। पहला, वाहक प्रोटीन की आवश्यकता। तो वाहक प्रोटीन की आवश्यकता, क्या सिंपल डिफ्यूजन में किसी वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है? नहीं। क्या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होती है? यस। क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है? यस। तो यहाँ पर ये मैचिंग गलत है।
इधर आ जाइए, शीघ्रोपरि परिवहन, इसे अपहिल ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। अपहिल ट्रांसपोर्टेशन जो कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ होता है ना, तो इसे हम कहते हैं अपहिल ट्रांसपोर्टेशन। तो अपहिल ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पर सरल विसरण में अपहिल ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहाँ पर होगा या नहीं होगा अपहिल? सिंपल डिफ्यूजन में यहाँ पे नहीं होगा, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में नहीं होगा, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में अपहिल ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है परिवहन संतृप्तता। जब भी हम परिवहन संतृप्तता की बात करते हैं तो ये वहीं पे होता है जहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोटीन होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोटीन सिंपल डिफ्यूजन में तो नहीं होते, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो यहाँ पर होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर भी होते हैं। तो ये आपका मैच कर रहा है। देखिए जहाँ पर आपके झिल्ली पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोटीन उपस्थित है वहां पर ऐसा होता है। तो यहाँ पे तो झिल्ली पर कोई प्रोटीन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर भी होता है प्रोटीन, और यहाँ पर भी झिल्ली का प्रोटीन होता है परिवहन के लिए। एटीपी की आवश्यकता, एटीपी की आवश्यकता इसको नहीं होती, लेकिन इसको एटीपी की आवश्यकता होती है। तो आपका करेक्ट मैच हो रहा है सी से, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा थर्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रवाह की दर में संतृप्तता किस में आती है? संतृप्तता वहां पर आती है जब भी हम सैचुरेशन की बात करते हैं, तो सैचुरेशन वहां होता है जहां पे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो हम देख लेते हैं, पहला दिया हुआ है सामान्य विसरण और सुसाध्य विसरण। देखिए सामान्य विसरण में ट्रांसपोर्टर प्रोटीन नहीं होते, तो ये गलत है, केवल सामान्य विसरण नहीं आएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है केवल सक्रिय परिवहन, तो और चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुसाध्य विसरण, जिसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्टर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन यहाँ पे उपस्थित होता है। मतलब परिवहन के लिए एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि परिवहन में सहायता करते हैं, सुसाध्य विसरण में भी और सक्रिय परिवहन में भी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कारक सरल विसरण की दर को प्रभावित नहीं करता है? इनमें से कौन सा कारक है जो कि सरल विसरण की दर को प्रभावित नहीं करेगा? झिल्ली की पारगम्यता, दूसरा सांद्रता प्रवणता, और तीसरा है ताप और दाब, और चौथा है झिल्ली में उपस्थित परिवहन की प्रोटीन की संख्या। तो यहाँ पर जब भी हम सरल परिवहन की बात करते हैं तो सरल परिवहन में झिल्ली की पारगम्यता यह इसको प्रभावित नहीं करती है। सांद्रता प्रवणता के अनुरूप होता है ये, और ताप और दाब और झिल्ली में उपस्थित परिवहन प्रोटीन की संख्या। अब देखिए इसे यही इसका आंसर है, ऐसा क्यों है? क्योंकि सरल विसरण के लिए झिल्ली के प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती और ये सांद्रता प्रवणता के अनुरूप चलता है, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग फ्लो होता है और इसीलिए किसी भी प्रकार के ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की आवश्यकता इसको नहीं होती, इसलिए ये इस चीज से प्रभावित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6, परासरण की नेट दिशा तथा दर निर्भर करता है। परासरण की दिशा और दर ये किस पर निर्भर करते हैं? सांद्रता प्रवणता पर, जीव द्रव्य कुंचन पर, केवल दाब प्रवणता पर और केवल दाब विभव पर। दाब विभव जिसे हम प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो परासरण की नेट दिशा और दर ये निर्भर करती है आपके दाब विभव के ऊपर, यह आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको दिया भी गया है ओपी टीपी, ये सब आपको याद करेंगे। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, और सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, तो वहां पर आपका ये क्लियर होगा। तो ये आपका प्रेशर पोटेंशियल था जिसकी वजह से परासरण की दिशा और ये दर ये निर्भर होता है। पानी में डूबा हुआ अंगूर सिकुड़ जाएगा अगर जल में लवण होगा और जल में स्टार्च होगा, या जल गर्म होगा या जल ठंडा होगा।
आपने पढ़ा ही होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो अलग अलग सॉल्यूशन में डालने पर अलग अलग हमको व्यवहार देखने को मिलता है कोशिका का। देख लेते हैं, यहाँ पे 3 प्रकार के सॉल्यूशन है। आप सिंपल सी भाषा में इसको समझना। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे 3 प्रकार के कंटेनर हैं। इस कंटेनर में हमने जल लिया है, ये शुद्ध जल है, इसमें भी हमने शुद्ध जल लिया है और इसमें भी शुद्ध जल लिया है। यहाँ पर हमने 1 चम्मच शुगर डाला है, यहाँ पे हमने 10 चम्मच शुगर डाला है और यहाँ पे हमने 4 चम्मच शुगर डाला है। जिसमें 1 चम्मच शुगर डाला है मतलब शुगर की मात्रा काफी कम है, तो ये हमारे लिए हाइपोटोनिक हो गया। हाइपोटोनिक का मतलब कि ये अब हमारे लिए अल्प पराशरी हो गया। इसके अलावा यहाँ पे 10 स्पून शुगर, तो इसकी और इसकी तुलना में ये तो काफी ज्यादा परासरण है, तो इसे हम अति परासरणी कहेंगे। अति परासरणी को हम कहते हैं हाइपरटोनिक। तो ये वाला विलयन आपका हुआ हाइपरटोनिक, इसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक। और आप अगर इसकी और उससे तुलना करेंगे, ठीक है ना, इनको मैं ABC से मार्क कर देती हूँ, ABC। तो इस C वाले की तुलना करेंगे A और B से, तो आप देखेंगे कि ना तो कम है ना ज्यादा है। शुगर की मात्रा जो यहाँ पे विलेय पदार्थ मिलाया गया है, ना तो उसकी मात्रा बहुत कम है और ना बहुत ज्यादा है। तो इनकी तुलना में ये कैसा हुआ, ये हुआ आइसोटोनिक। आइसोटोनिक जिसे हम कहेंगे समपरासरणी। तो ये आपके विलयन हो गए। अब इन विलयन के अंदर यदि हम किसी किशमिश को डालेंगे या किसी भी कोशिका को डालेंगे तो उसका क्या बिहेवियर होगा वो हमें चेक करना है। तो अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जिसमें जल की मात्रा ज्यादा है, तो जल की मात्रा जिसमें ज्यादा होगी तो ये कोशिका फूल जाएगी। ये आपको पता है कि ये कोशिका फूल जाएगी। हाइपरटोनिक में डालोगे तो ये कोशिका सिकुड़ जाएगी, ठीक है ना। ये कोशिका कैसी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सांद्रता ज्यादा है, तो इसका जल बाहर निकल के आ जाएगा जिसकी वजह से ये सिकुड़ जाती है। और यहाँ पे आपको कोई खास चेंजेस नहीं दिखाई देगा। तो जब भी अंगूर को हम पानी में डुबोएंगे तो कौन से पानी में ये सिकुड़ जाएगा, तो जल में लवण, ऐसा जल जिसमें लवण हो तो वहां पर ये सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट है शुद्ध जल का जल विभव। जब भी हम शुद्ध जल की बात करते हैं तो उसका जल विभव और परासरण विभव क्या होता है। शुद्ध जल का जल विभव और परासरण विभव ये 0 होता है, क्योंकि शुद्ध जल के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास में फ्री एनर्जी होती है, ठीक है, उनके पास मुक्त ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर हमेशा प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है जिसे हम कहते हैं जल विभव, और परासरण विभव जिसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल या ऑस्मोटिक प्रेशर भी कह सकते हैं, तो ये क्या होता है, 0 ही होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि शुद्ध जल में कोई सॉल्यूट नहीं है। जब आप शुद्ध जल में सॉल्यूट को ऐड करते हो, किसी भी शुद्ध जल में सॉल्यूट को ऐड करते हैं, तब परासरण शुरू होता है, तब आपका क्या शुरू होता है, वाटर पोटेंशियल शुरू होता है। तो इसीलिए यहाँ पर 0 0 आएगा। नेक्स्ट है पूर्ण स्फीत कोशिका। एक कोशिका है पूर्ण स्फीत कोशिका जिसमें डीपीडी, ओपी और टीपी के मान होंगे। जब भी पूर्ण स्फीत कोशिका की बात करेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखना कि पूर्ण स्फीत कोशिका का टीपी बराबर ओपी होता है। टीपी बराबर ओपी मतलब टीपी की वैल्यू ओपी के बराबर होती है, और जो नेट मूवमेंट होता है वो 0 होता है। नेट मूवमेंट कैसा होता है, 0, कोई मूवमेंट नहीं होता। तो यहाँ पर नेट मोमेंट कैसा होना चाहिए, अगर पूर्ण स्फीत कोशिका है तो नेट मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे कैसा होता है, 0 0। ठीक, तो अब आप मैच कर लीजिए पहले तो कि टीपीटी और टीपी और ओपी किसका इक्वल है। यहाँ पे इसका ओपी देखिए 15 दिया हुआ है, यहाँ पे इसका टीपी 5 दिया हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे इसका ओपी 12 दिया हुआ है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। यहाँ इसका ओपी 7 दिया हुआ है, यहाँ इसका टीपी 5 दिया हुआ है, ये नहीं होगा। यहाँ पे ओपी 15 दिया है, यहाँ पे टीपी 15 दिया है और डीपीडी दिया हुआ है 0।
तो यही आपका आंसर है। और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम फुली टर्जिड सेल की बात करते हैं तो वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक वहां पे ओपी बराबर टीपी होता है और नेट मोमेंट इज ऑलवेज 0। यहां पर दो कक्ष दिए हैं, दो कक्ष ए और बी, दो कक्ष है ए और बी, ठीक है, ये हमने दो कक्ष बना दिए और जिन्हें अर्ध पारगम्य झिल्ली, तो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग कर दिया गया है। क्रमशः 1 मिलियन ग्लूकोज विलयन एवं 2 मिलियन ग्लूकोज विलयन रखते हैं। इसमें हमने 1 मिलियन रख दिया है ग्लूकोज और इसमें हमने रख दिया है 2 मिलियन ग्लूकोज। इस स्थिति में जल की शुद्ध गति ए से बी की ओर है। यहाँ पे जल की जो गति है वो ए से बी की ओर है। ए से बी की ओर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा, सोल्यूट यहाँ पे कम है, किसकी तुलना में? बी की तुलना में। यहाँ पर अगर हम देखें ए में केवल 1 मोल, इसको मोल मान लेते हैं, यहाँ पे 1 मोल ग्लूकोज है और यहाँ पे 2 मोल ग्लूकोज है, तो 1 मोल मतलब यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है, जस्ट ज्यादा यहाँ पे सोल्यूट है, तो यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ज्यादा है। और जब फ्री वाटर मॉलिक्यूल इस ए साइड में है तो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट कहाँ से कहाँ की तरफ होगा? ए से बी की तरफ होगा। वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? ए से बी की तरफ। यदि बी के विलयन को 1 मोल NaCl विलयन से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो इनका कहना है कि यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि जो बी का विलयन है इसमें यहाँ पे इसको ग्लूकोज को हटा दो और ग्लूकोज को हटाकर 1 मोल NaCl कर दो, NaCl कर दो, तो अब यहाँ पे नेट मोमेंट आपको देखना है क्या होगा। जल की शुद्ध गति समान बनी रहेगी, अर्थात ए से बी की तरफ। जल की कोई शुद्ध गति नहीं होगी क्योंकि दोनों ए और बी की सांद्रता समान हो जाएगी। नेक्स्ट है जल की शुद्ध गति बी से ए की ओर होने लगेगी और यहाँ पे चौथा दिया हुआ है अर्ध पारगम्य झिल्ली सही प्रकार से कार्य नहीं कर सकेगी क्योंकि दोनों ए और बी विलयन भिन्न प्रकार के हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये तो हमारा कोई कंसर्न नहीं है। एक बार फिर हम देख लेते हैं, जल की शुद्ध गति समान बनी रहेगी ए और बी की तरफ। जब भी एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि पहला स्टेटमेंट तो वैसे आपका ये सही है, लेकिन और स्टेटमेंट गलत क्यों है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। जल की कोई शुद्ध गति नहीं होगी क्योंकि दोनों विलयन ए और बी की सांद्रता समान हो जाएगी। हमेशा आप ध्यान रखना कि भले ही दो यहाँ पे कंटेनर हैं, ये 2 कंटेनर आपको दिए गए हैं ए और बी, तो यहाँ पर दोनों की सांद्रता भले ही समान हो जाए लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट है वो तो चलता ही रहेगा, वो चलता ही रहेगा, वो नहीं रुकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भले ही समान हो जाए लेकिन वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट तो हमेशा चलता रहता है। और जल की शुद्ध गति बी से ए की ओर होने लगेगी, तो हम इसको भी अभी नहीं लगाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे पहला बिल्कुल सही लग रहा है। वो क्यों? जल की शुद्ध गति समान बनी रहेगी अर्थात ए से बी की तरफ। पहले हम इधर आते हैं, हमने पहले यहाँ पे 1 मिलियन ग्लूकोज एक मोल ग्लूकोज लिया था, फिर हमने यहाँ पे 1 मोल NaCl लिया है। देखिए दोनों अपने आप में बिल्कुल अलग अलग हैं। ग्लूकोज अपने आप में अलग है, NaCl अपने आप में एक अलग ही सोल्यूट है। तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो तो इधर की तरफ जाएगा क्योंकि NaCl ये ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल का ए से बी की तरफ तो मूवमेंट होगा ही होगा, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पे NaCl है, और भले ही सांद्रता दोनों जगह समान है फिर भी वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट ए से बी की तरफ होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा फर्स्ट। कौन से अम्ल के इकट्ठा होने से रंध्र बंद हो जाते हैं? अब देखिए रंध्र के बंद होने और खुलने की पूरी एक प्रक्रिया है जो कि जब हम क्लासरूम में पढ़ाएंगे तो क्लासरूम में तो आपको पूरा बताया जाता है,
पूरी रिएक्शन बताई जाती है, पूरा एक चेन ऑफ रिएक्शन बताया जाता है कि कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं और उनके कौन कौन से आयंस की वजह से स्टोमेटा क्लोज होते हैं, स्टोमेटा ओपन होते हैं। ये पूरा का पूरा हम क्लासरूम में देखते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में ऐसा कोई पूरा मैकेनिज्म आपको नहीं बताया गया है स्टोमेटा के क्लोज और ओपन से लेकर। तो यहाँ पे सिंपली हमें ये ध्यान रखना है कि किसके इकट्ठा हो जाने की वजह से आपके स्टोमेटा यहाँ पर बंद हो जाते हैं और किसके इकट्ठा हो जाने की वजह से ओपन हो जाते हैं। तो आपको इतनी जो चेन ऑफ रिएक्शन है वो बताने की जगह सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि मैलिक एसिड के इकट्ठा हो जाने से रंध्र बंद हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके आगे तो फिर अगर स्टोमेटा क्लोजर और ओपनिंग की बात करें तो बहुत सारी चेन ऑफ रिएक्शन है, लेकिन उस तरफ आपको नहीं जाना है। अभी तक क्वेश्चन इतने लंबे नहीं बने हैं स्टोमेटा क्लोज और ओपन से लेकर, बहुत बेसिक क्वेश्चन बने हैं। इस साल भी जो क्वेश्चन बना था वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था स्टोमेटा के क्लोज और ओपन होने से लेकर। पत्ती के दोनों सतहों पर वाष्पोत्सर्जन की तुलना आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन दर की तुलना की जाती है कोबाल्ट क्लोराइड प्रयोग से। जो कोबाल्ट क्लोराइड प्रयोग है यहाँ पे काफी सारे दिए गए हैं, पार्चमेंट पेपर, लिटमस टेस्ट और अर्धपत्ती प्रयोग। तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि वाष्पोत्सर्जन की दर का पता लगाने के लिए हम कोबाल्ट क्लोराइड प्रयोग करते हैं। जो टेस्ट यहाँ पे लगाया जाता है वो है कोबाल्ट क्लोराइड। अब ये टेस्ट किस तरह से कार्य करता है? यहाँ पर एक पेपर होता है, एक जैसे लिटमस पेपर की जैसा ही या एक पेपर होता है जो कि कोबाल्ट क्लोराइड का बना होता है। तो यहाँ पर अगर वाष्पोत्सर्जन की दर किस तरह से पता लगाई जाती है? अगर पेपर ड्राई है तो वो रहेगा ब्लू, अगर पेपर ड्राई है तो वो रहेगा ब्लू। तो जो आपकी लीफ है उस लीफ पर आप वो पेपर डाल के देख लो, अगर पेपर ड्राई है तो वो ब्लू ही रहेगा। लेकिन उस जो लीफ है उस लीफ के ऊपर आप उस पेपर को डालिए जो कि कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है, उसे डालिए और अगर वहां पे वाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो वो सरफेस कैसी रहेगी? मॉइस्ट रहेगी। और अगर वो सरफेस मॉइस्ट होगी तो ये कलर चेंज हो जाएगा पिंक कलर में, और अगर पिंक कलर में चेंज हो गया तो इसका मतलब कि वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। रंध्र छिद्र के खुलने में निम्नलिखित में से क्या सहायता नहीं करती है? तो पहला दिया हुआ है द्वार कोशिकाओं की स्फीति में वृद्धि। देखिए, जब भी रंध्र खुलने होते हैं तो द्वार कोशिकाएं तो स्फीत होती है, तो ये तो आपके सहायता करती हैं। सहायक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति, सेलुलोज और सूक्ष्म तंतुओं का अवयव विन्यास। तो जब भी हम बात करते हैं रंध्रों के खुलने और बंद होने की, तो वहां पे मुख्य जो भूमिका होती है वो गार्ड सेल्स की होती है। और गार्ड सेल्स यहाँ पर सूक्ष्म तंतुओं का अवयव विन्यास, ये जो सूक्ष्म तंतुओं का अवयव विन्यास है ये गार्ड सेल्स में ही होता है, ना कि सहायक कोशिकाओं में। तो ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ है। सहायक कोशिका मतलब सब्सिडरी सेल्स, और सब्सिडरी सेल्स में कोशिका भित्ति में सेलुलोज और सूक्ष्म तंतुओं का अवयव विन्यास नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि रंध्र छिद्र खुलने में निम्नलिखित में से क्या सहायता नहीं करता? तो सब्सिडरी सेल्स यहाँ पे सहायता नहीं करती हैं। द्वार कोशिकाओं की कोशिका भित्ति से सेलुलोज सूक्ष्म तंतुओं का अवयव विन्यास, ये सही है और ये भी सही है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन गलत है। सामूहिक या थोक प्रवाह में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन दो बिंदुओं के बीच में सामूहिक या थोक प्रवाह क्या होता है? थोक प्रवाह से मतलब है मास फ्लो, और ये मास फ्लो तब होता है जब फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जब भी हम मास फ्लो की बात करते हैं तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक का परिवहन है, और दो बिंदुओं के बीच में दाब की भिन्नता के परिणाम स्वरूप ये होता है, या विसरण दाब की वजह से होता है, सक्रिय परिवहन की वजह से होता है, या सुसाध्य विसरण की वजह से होता है।
तो जब भी मास फ्लो की बात होती है तो ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लगता है, और ना तो यहाँ पे सुसाध्य विसरण होगा, ना सक्रिय परिवहन होगा, ना विसरण होगा। यहाँ पे आएगा दाब की भिन्नता के कारण, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। प्रेशर डिफरेंस आपने पढ़ा है ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी, ठीक है, और इसके अलावा रूट प्रेशर थ्योरी। तो ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी और रूट प्रेशर थ्योरी, तो ये दो डिफरेंट और अलग अलग जगह पर दाब में डिफरेंस होने की वजह से मास फ्लो पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो ये काफी लंबा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन के लिए और आपको याद भी करना है। तो यहाँ पर पहला आंसर होगा नेक्स्ट। गर्डलिंग प्रयोग के द्वारा पादप का कौन सा भाग पहले मरता है? तो यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं गर्डलिंग प्रयोग क्या होता है। तो ये एक प्लांट है, ठीक, और ये इसका स्टेम वाला पार्ट है। तो इस स्टेम वाले पार्ट को गर्डल किया जाता है, इसके बार्क को हटाया जाता है। तो आपने गर्डलिंग कर दी, और गार्डलिंग के बाद में इसका केवल और केवल अंदर वाला जाइलम वाला पार्ट बचा हुआ है। ये देखिए, हालांकि डायग्राम मुझसे इस डिजिटल बोर्ड पे प्रॉपर तरह से नहीं बन पाता है। ये देखिए, ये केवल जाइलम वाला पार्ट बचता है, गार्डलिंग में बाहर वाला पार्ट निकल आता है और केवल जाइलम वाला पार्ट यहाँ पे बचता है, ये रूट है। तो वाटर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर से जाइलम से होते हुए ये ऊपर तक तो जाएगा। लेकिन अब हम बात करें फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? लीफ में होता है। फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट के लीफ के अंदर, प्लांट के लीफ में होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि इसके द्वारा भोजन का निर्माण होता है, और यही भोजन, यही जो फूड फॉर्मेशन हुआ है लीफ के अंदर, तो यही फूड यहां से नीचे प्लांट के नीचे वाले पार्ट पर या पार्श्वीय शाखाओं पर, सभी जगह पर ये फूड ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन जब गार्डलिंग होती है तो फ्लोएम का पार्ट हट जाता है, और जब फ्लोएम वाला पार्ट हट जाता है तो इन पत्तियों से नीचे की तरफ फूड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता, और इस वजह से सबसे पहले यहाँ पे मूल वाला भाग ये मृत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल, खनिज तथा भोजन का लंबी दूरी का परिवहन सामान्यतः किसके द्वारा होता है? ये अभी भी आया था, आपको पता है, लंबी दूरी का परिवहन, जिसे हम ये दाब में दो बिंदुओं के मध्य दाब में जो अंतर होता है उसकी वजह से मास फ्लो होता है। इसमें लिखा है केवल विसरण के द्वारा नहीं होता है, केवल सक्रिय परिवहन के द्वारा भी नहीं होता, संहति प्रवाह ये सही है, और कोशिका द्रव्य भ्रमण ये भी गलत है। कौन सा पथ कोशिका भित्ति और अंतर कोशिकीय अवकाश को सम्मिलित करता है? कोशिका भित्ति और अंतर कोशिकीय अवकाश को कौन सम्मिलित करेगा? तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं, जिसमें ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जहां पर कोशिका भित्ति भी हो और अंतर कोशिकीय स्थान भी हो, तो इसे हम कहेंगे एपोप्लास्ट। दो प्रकार का होता है, आपको पता है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। तो एपोप्लास्ट कोशिका भित्ति के सहारे और अंतर कोशिकीय अवकाश के सहारे होके जाएगा, लेकिन अगर कोशिका के अंदर एंटर करना है तो वो सिम्प्लास्ट है। तो यहाँ पे फोर्थ, जल के प्रवाह के लिए कौन सा क्रम सही है? तो मूल रोम, वल्कुट, परिरंभ, अंतः त्वचा। जब भी हम जल के प्रवाह की बात करते हैं तो ये कैसे होगा? सबसे पहले मूल रोम आएगा, मूल रोम के बाद में वल्कुट आएगा, वल्कुट के बाद में अंतः त्वचा आएगी, फिर आदि दारू आएगा। तो ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है। मूल रोम, फिर इसने लिखा हुआ है वल्कुट, फिर परिरंभ और फिर अंतः त्वचा। तो पहले आती है अंतः त्वचा, फिर आता है परिरंभ, तो ये यहाँ पे गलत हुआ है। मूल रोम, अंतः त्वचा इसने पहले लिख दी है, इस वजह से भी ये गलत है। यहाँ पर भी अंतः त्वचा पहले लिख दिया है, इस वजह से भी ये गलत है। तो जो एग्जैक्ट यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, सबसे पहले इसमें आता है आपके रूट हेयर।
रूट हेयर या रूट भी लिख सकते हैं। रूट हेयर के बाद में आता है कॉर्टेक्स वाला रीजन, कॉर्टेक्स वाले रीजन के बाद में आता है, या फिर रूट हेयर की जगह हम यहाँ पे एपिडर्मिस भी लिख सकते हैं, एपिडर्मिस। फिर कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाद में आता है आपका एंडोडर्मिस, और फिर एंडोडर्मिस के बाद में आएगा आपका पेरीसाइकल, पेरीसाइकल जिसे हम परिरंभ कहते हैं, और फिर उसके बाद में आएंगे आपके जाइलम और फ्लोएम आदि दारू वगैरह ये सारे। तो इस तरह से परिवहन होता है जल का। पत्तियों के किनारे पर जल का बूंदों के रूप में निकलना बिंदु स्राव जिसे हम गटेशन कहते हैं, ये किसके द्वारा होता है? तो बिंदु स्राव क्यों होता है पहले ये भी समझने की जरूरत है। जब सुबह का समय होता है, मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग का टाइम, तो वहां पे जो वाटर की जो होती है एब्जॉर्प्शन वो मैक्सिमम होती है, और जाइलम के द्वारा कंटिन्यू वाटर का जो है कंडक्शन होता रहता है, लेकिन जस्ट अपोजिट वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होती है। आपको पता है कि सुबह के 4-5 अगर बजे हो तो सुबह के 4-5 का जो समय होता है उस समय कोई वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या चल रहा है? वाटर का एब्जॉर्प्शन चल रहा है, जल का सिर्फ और सिर्फ अवशोषण हो रहा है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा। तो जल का अवशोषण है लेकिन वाष्पोत्सर्जन नहीं है, तो जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है सुबह के समय, और फिर इस अधिक जल की मात्रा को बिंदु स्राव के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो ये हाइड्रोथोर्स के द्वारा होता है। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? मूल दाब धनात्मक है, बिंदु स्राव जल रंध्र के द्वारा, और कैस्पेरियन स्ट्रिप अंतस्त्वचा में पाई जाती है, सही है। अंतः शोषण जो कि परासरण का प्रकार है, ये बिल्कुल गलत है। अंतः शोषण जिसे हम इम्बाइबेशन कहते हैं, यह परासरण का प्रकार नहीं है। बिंदु स्राव होता है, अब ये भी मैंने आपको बताया बिंदु स्राव के बारे में, गटेशन के बारे में, ये किसका प्रकार है? जल अवशोषण तथा वाष्पोत्सर्जन उच्च हो, तो वाष्पोत्सर्जन उच्च तो बिल्कुल नहीं होती, वाष्पोत्सर्जन निम्न होता है। जल अवशोषण उच्च और वाष्पोत्सर्जन निम्न हो, जल अवशोषण तथा वाष्पोत्सर्जन निम्न हो, ये भी गलत है। जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग सही स्टेटमेंट आपका ये सेकंड है, जल अवशोषण उच्च और वाष्पोत्सर्जन निम्न, और जल अवशोषण निम्न और वाष्पोत्सर्जन उच्च हो, ये भी गलत है। तो आपका आंसर आपको पता है कि बिंदु स्राव किस तरह से होता है। किसी खनिज आयन की वह सांद्रता जो ऊतकों के शुष्क भार में 10% तक की कमी कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? जब भी हम खनिज आयनों की सांद्रता की बात करते हैं तो खनिज आयनों की सांद्रता में यदि कमी हो रही है, ठीक है, यदि खनिज आयनों की सांद्रता में कमी हो रही है तो आप ये ध्यान रखना कि इसकी कमी को हम कहते हैं डेफिशिएंसी। इसकी कमी को हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी, अब डेफिशिएंसी को हिंदी में क्या कहते हैं? शायद अल्पता या अल्पता जो भी कहते हैं। तो डेफिशिएंसी से कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं मिनरल्स की डेफिशिएंसी, जब कमी होती है। लेकिन जब अधिकता हो जाती है, ऐसा भी होता है कि अधिकता हो गई, तो जब अधिकता हो जाती है तो उसे हम कहते हैं टॉक्सिसिटी, इसे हम कहते हैं टॉक्सिसिटी। अगर कमी हो जाए तो डेफिशिएंसी, लेकिन अधिकता हो जाए तो टॉक्सिसिटी। यहाँ पे लिखा है कि खनिज आयन की वह सांद्रता जो ऊतकों के शुष्क भार में 10% कमी कर दे, और ये 10% कमी किस वजह से हुई है? अधिकता की वजह से, तो इसे हम कहते हैं टॉक्सिसिटी। तो यहाँ पे आपके आंसर पहला लिखा हुआ है क्रांतिक सांद्रता, आविश सांद्रता, लाभकारी सांद्रता, संक्रमण सांद्रता, आपका आंसर आएगा सेकंड। इसे हम कहते हैं आविश सांद्रता, इसे हम कहते हैं टॉक्सिसिटी। तो ये आपका सेकंड आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, आपको मैच करना है और बताना है कि हरिमहीनता किसकी वजह से होता है।
ऊतक क्षय का कारण क्या है, कोशिका विभाजन का संदमन कौन करता है और पुष्पन में देरी किसकी वजह से होती है। यहाँ पे आपको मिनरल्स की एक बड़ी लाइन दी गई है, इस इतनी लंबी लाइन को आपको मैच करना है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि कौन मिनरल क्या करता है, क्योंकि इतने सारे मिनरल आपको दिए गए हैं और एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए एक मिनरल की वजह से हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे मिनरल ऐसे होते हैं जो कि केवल एक ही डेफिशिएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे बेटर है कि इस क्वेश्चन को ही आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हरी मीनता किसकी वजह से होती है, तो हरी मीनता के लिए ये सारे के सारे रेस्पॉन्सिबल हैं, सारे के सारे ये हरी मीनता के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो उसमें आपके नाइट्रोजन भी है, पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम भी है, सल्फर है, मैग्नीज है, जिंक है, मॉलिब्डेनम है, ये सारे के सारे इनको आपको याद करना पड़ेगा। बी की बात करें ऊतक क्षय, तो ऊतक क्षय के लिए भी ये सारे रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम। कोशिका विभाजन का संदमन, तो कोशिका विभाजन के संदमन के लिए उत्तरदायी है ये एनके, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मॉलिब्डेनम, ये कोशिका विभाजन का संदमन करते हैं। और पुष्पन के देरी होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपके NSMO, नाइट्रोजन, सल्फर और मॉलिब्डेनम। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा डी में थर्ड। तो अब इसकी मैचिंग हो रही है इस थर्ड वाले ऑप्शन से, तो यही आपका आंसर है। और बेटर है इसे रटने की, मतलब इसको रटना तो पड़ेगा ही आपको, और ट्रिक बना लें और जो आपको दिया गया है इसको जरूर याद कर लें। खनिज पोषण का अवशोषण है जल अवशोषण के साथ में अधिकांश निष्क्रिय, जल अवशोषण के बिना अधिकांश निष्क्रिय और सामान्य सक्रिय और सदैव सक्रिय। जब भी हम पोषण का अवशोषण की बात करते हैं तो यहाँ पर ये सामान्यतः सक्रिय ही होता है। खनिज पोषणों का, खनिज पोषक पदार्थों का अवशोषण सक्रिय प्रकार का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व विविध कार्यों के आधार पर 4 विस्तृत श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है? नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, जिंक और सिलिकॉन। तो इसमें एक सिलिकॉन ही है जिसे 4 विस्तृत श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, ये आपको एज इट इज याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रक्रम सक्रिय प्रक्रम है? आपको बताना है कि कौन सा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। साधारण विसरण ये तो नहीं होता, सुसाध्य विसरण ये भी नहीं होगा, कोशिका द्रव्य प्रवाह और परासरण, तो आपको पता है परासरण भी नहीं होगा। परासरण भी आपके निष्क्रिय परिवहन में आता है, ये भी आपका निष्क्रिय ये भी है, लेकिन कोशिका द्रव्य प्रवाह ये आपका एक सक्रिय प्रक्रम है। खनिज आयनों की अनलोडिंग सुस्पष्ट शिराओं से होती है, सक्रिय परिवहन के द्वारा अनलोडिंग। यहाँ पर आपको पादपों के अंदर फ्लोएम के द्वारा किस प्रकार से भोजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, लोडिंग होती है, अनलोडिंग होती है, पूरा का पूरा एक बड़ा सा प्रक्रम है। तो वो मैकेनिज्म स्पेशली आपको याद रखना है, उस मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन हर साल बनता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सक्रिय परिवहन के द्वारा अनलोडिंग होती है, विसरण के द्वारा होती है, या परासरण के द्वारा या सुसाध्य विसरण के द्वारा। तो जब भी हम अनलोडिंग की बात करते हैं तो ये विसरण के द्वारा होती है। तो यहाँ पे ये एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। लोडिंग में ऊर्जा लगती है, अगर लोड करना होता है तो वहाँ पे ऊर्जा खर्च करनी होती है, एटीपी खर्च करना होता है, लेकिन अनलोडिंग की प्रक्रिया में ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके सेकेंड। पादप की वृद्धि हो सकती है, टिक द इनकरेक्ट ऑप्शन। अनिवार्य तत्व युक्त मृदा में, अनिवार्य तत्व युक्त जल में, जल या मृदा में अनिवार्य तत्व के साथ में, जल या मृदा में बिना अनिवार्य तत्व के। पादप की वृद्धि
के लिए क्या जरूरी है? पादप की वृद्धि के लिए जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट को स्टार्ट करते हैं तो आपको कई सारे डाटा भी दिए गए कि मक्का के अंदर इतना जल अवशोषित होता है, खरबूज के अंदर इतना जल है। तो जल की मुख्य भूमिका है और मृदा की भी मुख्य भूमिका है। लेकिन वृद्धि हो सकती है, तो यहाँ पे आपको असत्य तथ्य बताना है। अनिवार्य तत्व युक्त मृदा में, अनिवार्य तत्व युक्त जल में, जल मृदा में अनिवार्य तत्व के साथ, और जल मृदा में बिना अनिवार्य तत्व के साथ में। तो पादप वृद्धि के लिए जल भी जरूरी है, मृदा भी जरूरी है और अनिवार्य तत्व भी जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिना अनिवार्य तत्व के वृद्धि हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये असत्य है। पादप हाइड्रोजन कहाँ से लेता है? तो पादप हाइड्रोजन लेता है जल से। जब पादप जल को अवशोषित करता है तो वहीं से ये हाइड्रोजन लेता है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए प्रत्येक अमोनिया बनाने के लिए कितने एटीपी उपयोग में जाते हैं? प्रत्येक अमोनिया बनाने के लिए 8 एटीपी की आवश्यकता होती है। और कुल मिला के जब हम यहाँ पे अमोनिया बनाते हैं तो टोटल अगर आपको 4 बनाने हैं तो फिर आपके कितने हो गए? 32। तो इस प्रकार से एक बनाने के लिए 8 की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ये इकोसिस्टम का क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन आपके मिनरल न्यूट्रिशन से भी लिंक करता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से लिंक करता है। परितंत्र के लिए नाइट्रोजन सीमाकारी कारक होता है। कृत्रिम तथा कृषि के लिए, कृषि तथा तालाब के लिए, प्राकृतिक तथा कृषि के लिए और जलीय तथा मरुस्थलीय भागों के लिए। नाइट्रोजन सीमाकारी कारक, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है। नाइट्रोजन सीमाकारी कारक केवल और केवल यहाँ पर एक तो कृषि वाले भाग में, जो जहाँ पे कृषि होती है वहाँ पर सीमाकारी हो सकता है, और प्राकृतिक परितंत्र में भी ये सीमाकारी कारक हो सकता है। तो यहाँ पे थर्ड आपका आंसर आ जाएगा। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एक महत्वपूर्ण एंजाइम है और यह क्रेब चक्र में भाग लेता है, अमीनो अम्ल संश्लेषण में भाग लेता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है और नाइट्रोजन अपचयन में भाग लेता है। जब भी ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज की बात होती है तो ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से संबंधित है और इसका कार्य होता है अमीनो अम्लों का संश्लेषण, अमीनो अम्ल के संश्लेषण में भाग लेना। ये एक एंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम है और इस एंजाइम का कार्य होता है अमीनो अम्ल के संश्लेषण में भाग लेना। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? तो जब भी हमको बायोलॉजिकली नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना है तो इनमें से क्या आवश्यक नहीं है? प्रबल अपचायक की, एटीपी की, नाइट्रोजनेज एंजाइम की और वाटर की। तो वाटर की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म समझाया गया है, ठीक है। यहाँ अपघटित जैव भार है और इससे अमोनिया बन रहा है, इससे NO2 माइनस बन रहा है, इससे NO3 माइनस बन रहा है। तो ये क्या दर्शा रहा है? देखिए यहाँ पर अमोनीकरण हो रहा है। देखिए यहाँ पे अमोनीकरण की प्रक्रिया हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अमोनीकरण है, ये अमोनिफिकेशन कहते हैं। और इस अमोनिया से NO2 फिर NO3 बन रहा है, इसे हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण कहेंगे इसे। तो ये अमोनिफिकेशन है और ये आपका नाइट्रिफिकेशन है, नाइट्रीकरण है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण तो ये है ही सही, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण इसमें से कौन सा ज़्यादा करेक्ट है वो लगाना है। तो नाइट्रीकरण, अमोनीकरण ये गलत है और अमोनीकरण ये भी, अमोनीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये भी गलत है और इसका सही आंसर होगा 4th, जिसमें पहला तो हो रहा है यहाँ पे अमोनीकरण और दूसरा यहाँ पे हो रहा है नाइट्रीकरण। सही सुमेलित करना है। जूलियस वॉन सेस्ट जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक थे और स्यूडोमोनास नाइट्रोजन स्थिरीकारक होता है, मुक्त नाइट्रोजन स्थिरीकारक। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोबैक्टर और एस्परजीन और ग्लूटामेन अमाइनो अम्ल हैं। तो सही का चयन करें। एस्परजीन और ग्लूटामिन ये अमाइनो अम्ल है। देखो ग्लूटामिन ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक अमाइनो एसिड है और एस्परजिन नहीं है, एस्पार्टिक है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया आपका। ये
जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोबैक्टर नहीं होता है, और स्यूडोमोनास ये भी नहीं होगा, और जूलियस वॉन्सेच जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे। वैज्ञानिक जिन्होंने सिद्ध किया कि बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के लिए H2S गैस तथा CO2 का उपयोग करते हैं, वह है। ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो H2S गैस का प्रयोग करते हैं CO2 को बनाने के लिए, CO2 का उपयोग करते हैं H2S गैस के कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के लिए? तो वॉन नील, रूबेन और जीन सिनेबियर, इनका तो नाम भी मैंने नहीं सुना है, जूलियस रॉबर्ट मेयर। तो यहाँ पे आपके आंसर क्या आएगा? वॉन नील, ये प्रयोग किया था वॉन नील ने। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित तथ्य जो बैंगनी और हरे गंधक जीवाणुओं के साथ किए गए प्रयोग पर आधारित था, उसे बाद में किसका प्रयोग करके सिद्ध किया गया? तो यहाँ पे बैंगनी और हरे गंधक जीवाणुओं के साथ किए गए प्रयोग पर आधारित था ये, और ये किसने बाद में प्रयोग में सिद्ध किया? तो एक जलीय पादप और एक शबलित पत्ती के साथ में, और एक हरा शैवाल और साइनोबैक्टीरिया, और ग्लूकोज और स्टार्च और रेडियो एक्टिव आइसोटोप तकनीकी के द्वारा इसे बाद में बताया गया है। प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद कौन से हैं? जब भी हम यहाँ पे प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद की बात करेंगे, आपको पता है कि जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है तो एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। तो इसने पूछा है कि जब लाइट रिएक्शन होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, तो उत्पाद क्या होता है? तो ATP होता है और NADPH2, ये दोनों ही उत्पाद होते हैं। ATP भी होता है और NADPH2 भी होता है। तो यहाँ पे ATP NADPH2 ये सही है, यहाँ पे FADH2 लिखा है इसलिए गलत है, और यहाँ पे स्टार्च लिखा है ये भी गलत है। यहाँ पर आपको ये ग्राफ बताया गया है, NCERT का ग्राफ है, और बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही है। प्रकाश संश्लेषण केवल क्रियात्मक स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करता हुआ ग्राफ है। क्या यहाँ पे केवल एक्शन स्पेक्ट्रम को ही प्रदर्शित किया गया है? प्रकाश संश्लेषण का एक्शन स्पेक्ट्रम मुख्यतः क्लोरोफिल A के अवशोषण स्पेक्ट्रम पर निर्भर करता इस अवशोषण क्लोरोफिल A के अवशोषण स्पेक्ट्रम पर निर्भर रहता है का प्रदर्शन ग्राफ है। केवल अवशोषण स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करता है। देखो यहाँ पे केवल अवशोषण लिखा हुआ है, केवल क्रियात्मक लिखा हुआ है, इसको तो आप गलत करिए। प्रकाश संश्लेषण का क्रियात्मक स्पेक्ट्रम केवल सहायक वर्णकों के अवशोषण स्पेक्ट्रम पर निर्भर करता है, ये प्रदर्शन ग्राफ। बेसिकली ये जो ग्राफ आपको बताया गया है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पर भी बेस्ड है और एक्शन स्पेक्ट्रम पर भी बेस्ड है। इस ग्राफ में यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का क्रियात्मक स्पेक्ट्रम मुख्यतः क्लोरोफिल A के अवशोषण स्पेक्ट्रम पर निर्भर रहता है का प्रदर्शन ग्राफ है ये। तो आपका सही आंसर यहाँ पे होगा सेकंड। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे अब। दीप्त प्रकाश में थाइलेकोइड अवकाश की pH क्या होगी? मतलब डे आवर्स में जब यहाँ पर प्रोटॉन पंप किए जाते हैं, क्योंकि प्रकाश अभिक्रिया चलती है, तो प्रकाश अभिक्रिया में प्रोटॉन ज़्यादा से ज़्यादा पंप किए जाएंगे। तो थाइलेकोइड अवकाश की pH बतानी है आपको। अधिक अम्लीय हो सकती है, अधिक क्षारीय हो सकती है, परिवर्तित नहीं होगी और उदासीन हो सकती है। जब भी हम यहाँ पर डे लाइट की बात करते हैं, डे लाइट जो कि कंटिन्यूसली यहाँ पे लाइट ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। जब लाइट ड्यूरेशन ज़्यादा होता है तो प्रकाशिक अभिक्रिया भी ज़्यादा होगी, प्रकाशिक अभिक्रिया यदि ज़्यादा होगी तो प्रोटॉन भी ज़्यादा पंप होंगे, और इस कंडीशन में यहाँ पर pH ज़्यादा होगी। तो pH से मतलब मेरा यह है कि अम्लीय pH, ठीक है, एसिडिक नेचर होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रोटॉन पंप होंगे तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि pH क्या हो रही है यहाँ पे, कम का मतलब अम्लीय हो रही है। तो फर्स्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के केमियोऑस्मोटिक प्रक्रिया में जुड़े हुए एंजाइम ATP सिंथेटेज के संदर्भ में
सही विकल्प का चुनाव करना है। हमें बताना है कि जो केमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी आपने पढ़ी है उसमें एटीपी के संश्लेषण से लेकर सही विकल्प बताना है। तो ये केवल एक भाग से बना होता है और यह पारगमन झिल्ली का चैनल की रचना करता है जो प्रोटॉन का सक्रिय परिवहन करता है। एटीपी सिंथेटेज जिसमें F0 F1 ये दोनों आते हैं और ये दोनों ही एटीपी सिंथेटेज की तरह कार्य करते हैं। तो इसने लिखा है कि केवल एक भाग से बना है जो कि गलत है और हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। सेकंड दिया हुआ है यह पारगमन झिल्ली चैनल की रचना करता है जो प्रोटॉन का सक्रिय परिवहन करता है। पारगमन झिल्ली तो नहीं होती, सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है F1 थाइलेकोइड झिल्ली के आंतरिक सतह पर स्थित होता है, ये भी गलत है। F1 पार्टिकल सरूपण रूप में परिवर्तित एटीपी सिंथेटेज एंजाइम को सक्रिय करता है, मतलब कि जो F1 पार्टिकल है वो अपने कॉन्फॉर्मेशन में चेंज करते हैं और कॉन्फॉर्मेशन में चेंज करके एटीपी सिंथेटेज एंजाइम यहाँ पे अपना कार्य करता है और प्रोटॉन को पंप करता है। तो आंसर आपका होगा फोर्थ। रसोपरासरणी प्रक्रिया में किसकी जरूरत नहीं होगी, मतलब वही केमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी में इनमें से किसकी जरूरत आपको नहीं होगी। पहला है पारगम्य झिल्ली की जरूरत और प्रोटॉन पंप चाहिए, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम चाहिए और प्रवणता का टूटना, ठीक है, लेकिन पारगम्य झिल्ली की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है। चक्रीय अचक्रीय दोनों फॉस्फोरिलीकरण में क्या समान होता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों सम्मिलित होते हैं, एटीपी का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, NADPH का निर्माण होता है। तो चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में सबसे यहाँ पे समानता है कि दोनों में एटीपी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर सेकंड आपका आंसर आएगा। प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन प्रकाश तंत्र से गति करते हैं, प्रोटॉन झिल्ली के सापेक्ष परिवहन करते हैं और इस घटना का क्या कारण है। तो जब प्रकाश अभिक्रिया होती है तो इलेक्ट्रॉन प्रकाश तंत्र, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रकाश तंत्र से गति करते हैं और प्रोटॉन झिल्ली के सापेक्ष परिवहन करते हैं। इस घटना का कारण क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का प्राथमिक ग्राही अपने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन वाहक को नहीं अपितु प्रोटॉन वाहक को स्थानांतरित कर देता है। सेकंड है इलेक्ट्रॉन का प्राथमिक ग्राही इलेक्ट्रॉन वाहक को अपने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है। थर्ड दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का प्राथमिक ग्राही केवल प्रोटॉन को अगले वाहक में स्थानांतरित करता है। और फोर्थ यहाँ पे दिया हुआ है NADP रिडक्टेज ग्रेना में उपस्थित होते हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना है कि प्रकाशिक अभिक्रिया जब होती है तो इलेक्ट्रॉन प्रकाश तंत्र से गति करते हैं और प्रोटॉन झिल्ली के सापेक्ष परिवहन करते हैं, और इस प्रोटॉन झिल्ली के सापेक्ष जब उनका परिवहन होता है तो उसका मेन रीजन क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि NADP रिडक्टेज ग्रेना में उपस्थित होता है, तो ये तो हमेशा ही रहेगा, इससे रिलेशन नहीं है। इलेक्ट्रॉन का प्राथमिक ग्राही केवल प्रोटॉन का अगले वाहक में स्थानांतरण करता है, ये भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन का प्राथमिक ग्राही केवल इलेक्ट्रॉन वाहक अपने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है, जबकि हमें ये बताना है कि प्रोटॉन झिल्ली के सापेक्ष यहाँ पे परिवहन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो ऐसा क्यों है। तो ये भी नहीं है और यहाँ पे सही आंसर होगा पहला वाला कि इलेक्ट्रॉन का प्राथमिक ग्राही झिल्ली के बाह्य सतह के सामने स्थित होता है और उसी वजह से अपने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन वाहक को नहीं परंतु प्रोटॉन वाहक के द्वारा स्थानांतरित करता है। ठीक है, तो ये इसका मेजर आंसर है। C4 चक्र पर्ण मध्योतक कोशिका में मिलता है, तो ये आपके NCERT में भी गिवन है कि C4 चक्र कहाँ पे मिलता है, मक्का में, गन्ने में, ब्रायोफिल्म में या उपरोक्त सभी में। तो इन सभी पादपों में C4 पादपों में पर्ण मध्योतक कोशिका में मिलता है। और यहाँ पे ये आपकी 45 क्वेश्चंस थे। अब जो 45 क्वेश्चन नेक्स्ट हम पार्ट 2 में कवर करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के। बैक टू बैक यहाँ पर हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी देखेंगे क्योंकि 5 चैप्टर इसके अंदर आते हैं।
तो यहाँ पर अब इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।